Hello students, today we are going to start Unit 2 Money and Banking of Macroeconomic book. In this Money and Banking unit, we have two topics. First is money, another is banking. So first topic money, we are going to start now. Very first thing, before commencing the chapter, we must know how money evolved into the economy. This is called evolution of money. कैसे मनी इकोनॉमी में एग्जिस्ट हुई, किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट हुई, किस तरीके से एग्जिस्ट हुई. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला टाइप है जो मनी का इकोनॉमी में स्टार्ट हुआ, जब सबसे पहले हमने ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट किया. इसका मेन हम ये भी समझ लें कि मनी की इंपॉर्टेंस क्या है. इंपॉर्टेंस है ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किया जाता है. इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है कि इसके थ्रू आप वर्ल्ड की किसी भी कंट्री की, किसी भी स्टेट के, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के, किसी भी मार्केट में किसी भी समय जा सकते हैं, पैसा देते हैं और जरूरत की चीज लेते हैं. जनरली आप मनी को आज की डेट में इस तरीके से यूज करते हैं. लेकिन किस किस फॉर्म में मनी हमारी इकोनॉमी में एंशिएंट टाइम से अब तक एग्जिस्ट हुई, वो थोड़ा सा समझने की जरूरत है. सबसे पहला टाइप है कमोडिटी मनी. ये कमोडिटी मनी क्या होता है? तो आई लाइक टू टेल, कमोडिटी मनी में मनी की, जैसे आज पेपर नोट आप यूज करते हो, इस तरीके की फॉर्म नहीं थी. गुड्स को खरीदने के लिए यूज किया जाता था. Actually goods were used to purchase goods and services from the market. For example, fur, skin, salt, rice, wheat, utensil, weapons. Moreover, this cattle, buffalo, sheep, goat, kind of animals. These things were generally used to purchase goods and services from the economy. For example, if a person want to purchase cotton, it is necessary that you must have something in giving in consideration. For example, suppose you produce wheat and you want cotton. So to get the cotton, you have to give wheat and you will take cotton in consideration. This transaction is called transaction related between goods to goods. This kind of transaction is also known as barter system. So commodity money basically emerged barter system of exchange into the economy. And the wheat जो हमने कॉटन को खरीदने के लिए दिया, wheat was used as money there. That's why that wheat is commodity money. Second is metallic money. After commodity money, second form of money which emerged, this is metallic money, where the coins of silver, gold, and copper, and for other metals, steel, were used as a medium of exchange. These coins, metal coins, were given by the people to purchase goods and services. And once again, this money is used for the purpose of exchange. That's why this is metallic money. Third is paper money. Dear student, this form is very popular and going on at present into the economy as well. आज भी ये इकोनॉमी में चल रही है. इसमें क्या होता है, ₹10 to ₹2000 तक के पेपर नोट जैसे समय इकोनॉमी में चल रहे हैं. दीज आर काइंड ऑफ प्रोमिसरी नोट जो आरबीआई यानी कि मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके गवर्नर जैसे आज शक्तिकांत दास हैं, उससे पहले अरिजित पटेल, पहले रघुराम राजन, इन तरीके के जो भी गवर्नर होते हैं उनके सिग्नेचर वाला एक प्रोमिसरी नोट इकोनॉमी में आता है, जो मॉनेटरी अथॉरिटी के थ्रू इश्यू किया जाता है. और इकोनॉमी में रहने वाला हर पर्सन लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट होता है दिस करेंसी, इस करेंसी को. तो ये से लीगल टेंडर मनी और फिएट मनी भी कहते हैं. ये प्रोमिसरी नोट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किए जाते हैं. तो दिस इज वंस अगेन अ काइंड ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो कि चलता है. इसके अलावा क्रेडिट मनी होता है. पेपर मनी तो अब कैश का फॉर्म हो गया. इसके अलावा चेक के थ्रू जो ट्रांजैक्शंस की जाती है, जिसे ऑप्शनल मनी भी कहते हैं, ये जो चेक के थ्रू ट्रांजैक्शंस होती हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ क्रेडिट मनी एक्चुअली, और इसे क्रेडिट मनी बोला जाता है. ये बैंक मनी को यूज करने का एक टाइप भी होते हैं. बैंक मनी मतलब जो पैसा आपका बैंक में डिपॉजिट किया गया है, जिसे आप किसी भी समय डिमांड कर
चेक लिखकर निकाल सकते हैं, उसे डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं और बैंक मनी कहते हैं। उन बैंक मनी को यूज करने के लिए इस चेक को जो यूज किया जाता है, दिस चेक इज नोन एज क्रेडिट मनी। बेसिकली इनकी फेस वैल्यू, इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू से हमेशा ज्यादा रहती है, ये इसका इंपॉर्टेंस है। ये ऑप्शनल मनी इसलिए है क्योंकि कैश तो हर कोई लीगली बाउंड है एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन चेक के लिए कोई लीगली बाउंड हो ये जरूरी नहीं है। somebody may accept or somebody may refuse to accept it, both the things can be happen। नेक्स्ट है आपका plastic money। Well, this is a very popular form of money at present that we are using। It is very difficult to carry cash from one place to another, so to avoid this kind of risk of carrying huge amount of cash from one place to another, the form of plastic money become very popular। You know, at present we use debit card and credit card, all such types of card that we use, or other finance companies card, these are known as plastic money। Again, these are used for the purpose of medium of exchange। And one last, which is very popular in this COVID-19 situation as well, this is electronic fund transfer। This is called electronic fund transfer, like net electronic funds transfer, यानी एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना। ज्यादा अमाउंट है तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट प्रोसेस यूज करना, और ज्यादा आपको ट्रांजेक्शंस करने हैं तो आप छोटे मोटे ट्रांजेक्शन परचेजिंग करनी है ई कॉमर्स वेबसाइट से, यू वांट टू परचेज समथिंग, देन यू जनरली यूज गूगल पे, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, पेटीएम सिस्टम, ऑफ कोर्स आपका रुपे सिस्टम, so kind of phone pay system। These are certain apps that you generally use to do payment from one person to other or one place to other। So these all are the forms of money at going at present into the economy। और कहाँ से मनी स्टार्ट हुई हमने आपको बताया, कमोडिटी मनी से स्टार्ट हुई, फिर जो एम्परर्स और किंग्स आए उन्होंने उस मेटेलिक मनी बनाया, मेटेलिक मनी के बाद पेपर मनी, ऑफ कोर्स आपका क्रेडिट मनी एंड प्लास्टिक मनी। तो these are different kind of sources help you to understand about the evolution of money। Now let's discuss the chapter। Dear student, now we are commencing the chapter। very first question here is कि मनी जो आज की डेट में यूज होता है क्या ये हमेशा से चला आता था? तो आंसर है नहीं, दिस was not in our economy from the past many times। in our economy barter system was going on in initial stages। आज भी कहीं कहीं कंट्री के बहुत सारे एरियाज में बार्टर सिस्टम चलता है। एक छोटा सा एग्जांपल, आज की डेट में आप अपने घर पर आपने देखा होगा कई बार यूटेंसिल, बहुत सारे यूटेंसिल लेकर कोई आपके घर पे आता है, आप उसे कुछ पुराने कपड़े जो रखे होते हैं वो देते हैं, तो बदले में वो आपको यूटेंसिल दे जाता है। तो ये एक काइंड ऑफ बार्टर सिस्टम है जो आज भी आपको थोड़ा बहुत एक एग्जांपल देना चाह रहा था, तो ये दिख जाता है। बार्टर सिस्टम का क्या मतलब हुआ? तो देखा आपने इस सिस्टम में कि आपने यूटेंसिल लिया और आपने क्लोथ दिया, यानी गुड्स को गुड से एक्सचेंज किया, तो द सिस्टम ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ गुड फ्रॉम गुड इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। इसे सीसी इकोनॉमी यानी कमोडिटी इकोनॉमी भी कहते हैं। पर इस सिस्टम में बहुत सारी ड्रॉबैक्स थी जिसकी वजह से दिस सिस्टम वाज लुकिंग एन अनसक्सेसफुल सिस्टम एंड मॉनेटरी सिस्टम इमर्ज्ड। तो व्हाट वर द ड्रॉबैक्स shows the failure of this system? Let's discuss that। The very first one is problem of double coincidence of want। Actually difficulties of double coincidence of want में क्या है, सीधा एग्जांपल से बात करते हैं। अब सपोज करिए a person who want to supply who is a producer of rice and may sell rice but want cotton। So he has to search a person who is a producer of cotton and ready to sell the ready to take द राइस। तो आपने जो राइस सेलर है उसने पूरी मार्केट को सर्च किया, काफी लोगों से बात की जो कि कॉटन प्रोड्यूस करते हैं, बट उनमें से ज्यादातर राइस लेने के लिए रेडी नहीं थे। तो काफी डिफिकल्टी हुई और एक्सचेंज नहीं कर पाए क्योंकि कॉटन प्रोड्यूसर जो है वो राइस लेने के लिए रेडी नहीं हो रहे। फिर एक मिला और उससे ट्रांजेक्शन किया, बट जो ये डिफिकल्टी आ रही थी बार्टर सिस्टम में, इसने बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक को दिखा दिया और इस वजह से बार्टर सिस्टम वाज लुकिंग एन अनसक्सेसफुल सिस्टम, माय डियर। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू में वो आपसे कहता है कि टुडे वी ऑल नो दैट वी हैव अ कॉमन यूनिट ऑफ एक्सचेंज लाइक रूपी।
it is very easy to exchange at present. For example, a fan which is having a price of rupees 2000 and a tube, electric tube which is having a price of rupees 40. It is very it is very easy to compare the value of these two, because we are measuring both the goods in terms of rupee. For example, because the price of a tube is rupees 40 and the fan is rupees 2000, you can easily understand what is the comparison of these two. 50 ट्यूब में कम इन द प्राइस ऑफ वन फैन। एक फैन के प्राइस में 50 ट्यूब आप खरीद सकते हो। क्यों खरीद सकते हो? क्योंकि दोनों को रुपये में मेजर करा, एक कॉमन यूनिट रखा रुपया, रुपए में आपने दोनों को मेजर किया और मेजर करके ये जान लिया कि फैन और ट्यूब के वैल्यू में कंपैरिजन क्या है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आप बार्टर सिस्टम में ये बता सकते थे? बार्टर सिस्टम में कोई कॉमन यूनिट नहीं था, तो आप कैसे बताते कि फैन और ट्यूब की वैल्यू में क्या डिफरेंस है? कैसे आप समझ पाते? क्योंकि दोनों को मेजर करने का उस टाइम पे कोई कॉमन यूनिट नहीं था। आप ये कैसे बता पाते एक फैन के प्राइस में कितनी ट्यूब आएंगी? तो वहां भी हमें कॉमन यूनिट नहीं मिल पाने की वजह से बार्टर सिस्टम एक सक्सेसफुल सिस्टम नहीं दिखाई दे रहा था और इसीलिए वो अनसक्सेसफुल हुआ। थर्ड इज लैक ऑफ अ सिस्टम फॉर फ्यूचर पेमेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। देखो, बड़ी सीधे से एग्जांपल से इसको समझाना स्टार्ट करता हूँ। आज आप एक कॉन्ट्रैक्टर को बोलते हैं आपका घर बनाने के लिए 6 महीने 6 मंथ लगेंगे घर बनने के लिए। आपका उससे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सर्टेनली आप उसे आज ही तो सारा पैसा नहीं दे दोगे काम पूरा करने से पहले। आपने उसे 10% या 20% एडवांस दिया, लेकिन आपने कहा 80% जब आप कंप्लीट काम कर दोगे मैं तब दूंगा। अब वो आपके लिए 80% बाकी का काम भी क्यों कर रहा है और क्यों रेडी है 6 मंथ बाद आपसे पेमेंट लेने के लिए? ये कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट वो क्यों एग्री कर रहा है? ये फ्यूचर में पेमेंट लेने के लिए वो क्यों रेडी? क्योंकि उसे फ्यूचर में आज की डेट में प्राइस मिलता है, रुपीस मिलता है, लीगल टेंडर मनी मिलती है, जो पूरे वर्ल्ड में पूरी इंडिया में तो ऑफ कोर्स और पूरे वर्ल्ड में ही, क्योंकि आप उसे कन्वर्ट करके कन्वर्टिबल करके जा सकते हैं कहीं भी, तो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट की जा सकती है और उसे पता है कि उसकी अदर नीड्स, फर्दर नीड्स इजिली पूरी की जा सकती हैं। तो इसीलिए वो आपसे रुपीस मिलेंगे आपसे, इसीलिए वो आपके लिए फ्यूचर तक काम करने को रेडी है, ये कॉन्ट्रैक्ट वो करने के लिए रेडी है। लेकिन बस सोचिए बार्टर सिस्टम में फ्यूचर में आप क्या देने वाले हो? उसे गुड्स देने वाले हो। क्या ये गुड फ्यूचर तक टिकेगा? क्या ये गुड फ्यूचर में भी वही वैल्यू देगा जो वैल्यू आज उस गुड की होगी? जबकि हम सभी जानते हैं गुड्स कोई भी हो डिस्ट्रक्टिबल नेचर के होते हैं, वैल्यू बदलते वक्त के साथ उनकी गिर जाती है। तो बच्चों, इसीलिए बार्टर सिस्टम में कोई फ्यूचर तक काम करके फ्यूचर में पेमेंट लेने के लिए रेडी नहीं होता था, इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी नहीं होता था, इसीलिए ये सिस्टम इतना सक्सेसफुल सिस्टम नहीं था। अगला है आपका लैक ऑफ सिस्टम ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू। आज आप एक छोटे से प्लेस पर बहुत बड़ी क्वांटिटी में मनी को रख लेते हो, आसानी से हाइड कर लेते हो, और मनी कभी भी, सबसे बड़ी बात है, खराब नहीं होती। मतलब जैसे वेजिटेबल है वो खराब हो सकती है, फ्रूट है वो खराब हो सकता है, लेकिन मनी कभी भी खराब नहीं होती, इसीलिए मनी को आसानी से स्टोर किया जा सकता है। बट व्हाट अबाउट बार्टर सिस्टम माय डियर स्टूडेंट? इफ वी डिस्कस अबाउट बार्टर सिस्टम, तो बार्टर सिस्टम में जब आप गुड्स को रखते थे तो धीरे धीरे गुड्स खराब होने लग जाते थे। गुड्स अक्सर ज्यादा प्लेस घेरते हैं और उसकी इन्हीं क्वालिटीज की वजह से, गुड्स की ये फीचर्स की वजह से गुड्स को फ्यूचर तक स्टोर करके रख पाना इतना आसान नहीं होता था और लैक ऑफ स्टोरेज वाली प्रॉब्लम आती थी, और इसीलिए भी बार्टर सिस्टम सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो अबव 4 ड्रॉबैक्स आपको ये समझने में हेल्प करती हैं कि बार्टर सिस्टम एक्चुअली में एक सक्सेसफुल सिस्टम नहीं था, और उसकी इस कमियों को ध्यान में रखते हुए एक नए सिस्टम का जन्म हुआ जिसे मनी कहा गया। तो मनी क्या है बच्चों? मनी वो है जो बार्टर सिस्टम की सारी ड्रॉबैक्स को दूर करता है। एग्जाम्पल के तौर पर, मनी के थ्रू आज की डेट में आप आसानी से ट्रांजेक्शन कर सकते हो, गुड्स को किसी भी जगह जाकर पैसा देकर आप अपनी जरूरत की चीज ले सकते हो, क्योंकि मनी सब जगह एक्सेप्ट की जाती है, खराब नहीं होती है, ज्यादा समय रखने के बाद भी उसकी अपनी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ज्यादा बड़ा प्लेस नहीं घेरती है, कैरी करना बहुत इजी होता है, और इन्हीं फीचर्स की वजह से मनी को आपको अपने पास रखना आसान होता है।
तो इस सभी फीचर से ये बात तो बड़ी सीधी सी क्लियर होती है कि मनी इज वर्थ नथिंग एल्स बट यूज्ड एज अ थिंग which can use as medium of exchange, which can measure the value and which can store. जैसे बार्टर सिस्टम में आप फैन और ट्यूब को मेजर नहीं कर पा रहे थे, कॉमन यूनिट नहीं थी, तो मनी से आप मेजर कर पाते हो। ये मनी का इंपॉर्टेंस है कि वो चीजों को मेजर कर सकता है, आप उसे लंबे समय तक रख पाते हो, स्टोर हो सकती है। आप वर्ल्ड की किसी भी कंट्री की, किसी भी स्टेट के, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के, किसी भी मार्केट में किसी भी समय जाते हो, पैसा देते हो, जरूरत की चीज ले लेते हो, तो मीन्स ऑफ एक्सचेंज भी है। तो मनी की ये सारी क्वालिटीज हैं जो बार्टर सिस्टम में नहीं थी, यही मनी है। तो मनी इज व्हाट एक्चुअली मनी कैन डस। पैसा वो है जो पैसा कर सकता है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। एज वी आर कमिंग टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट different classifications of money. Very first one is full bodied money. फुल बॉडीड मनी क्या होती है? तो बच्चों, फुल बॉडीड मनी का मतलब होता है दैट फॉर्म ऑफ मनी जिसकी फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों इक्वल होती है। अब आप सोचेंगे क्या मतलब हुआ इसका? तो जैसे गोल्ड कॉइन जो पुराने समय में चला करते थे, उन गोल्ड कॉइन पे जितनी वैल्यू लिखी होती थी उसे बोलते थे फेस वैल्यू, और उसकी मेटल वैल्यू जितनी होती थी उसको बोलते थे इंट्रिंसिक वैल्यू। तो बच्चों, उस टाइम पे उसकी फेस वैल्यू और मेटल वैल्यू दोनों इक्वल हुआ करती थी। ऐसी करेंसी जिसकी फेस वैल्यू और मेटल वैल्यू इक्वल होती है, उसे हम बोलते हैं फुल बॉडीड मनी। आज की डेट में अक्सर वी जनरली डू नॉट सी इट, हम इसको नहीं देख पाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है आपका क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी इज अनदर फॉर्म ऑफ मनी। ये वो फॉर्म ऑफ मनी है जिसमें गुड की फेस वैल्यू अक्सर ज्यादा होती है बट इंट्रिंसिक वैल्यू अक्सर कम होती है। आई रिपीट, जिसमें फेस वैल्यू ज्यादा होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू कम होती है। कॉइन, नोट्स, चेक जो आज की डेट में चलते हैं, क्रेडिट कार्ड, इन सभी की फेस वैल्यू ज्यादा है पर इंट्रिंसिक कम है। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक 2000 रुपीज का नोट जब बनाया जाता है तो उसके ऊपर लिखा तो 2000 रुपीज होता है, लेकिन उसको बनाने की कॉस्ट 2000 रुपीज से बहुत कम आती है बच्चों। एग्जाम्पल के तौर पर एक पेपर, उसकी प्रिंटिंग, उसके अंदर एक वायर डालना, सिल्वर की, कितना खर्चा आ जाता होगा? ज्यादा ज्यादा 50 रुपीज, लेकिन मार्केट में कितने का चलता है? 2000 रुपीज का। तो फेस वैल्यू ज्यादा, इंट्रिंसिक वैल्यू कम। ऐसी सभी करेंसीज को हम क्रेडिट मनी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका लीगल टेंडर मनी। ये फिएट मनी वही है बट बेटा जो मैं आपको शुरू से बोल रहा था, जिसमें मैंने आपसे कहा कि जिसमें जो मॉनेटरी अथॉरिटी के थ्रू लीगली इश्यू की गई है और एवरीबडी इन द कंट्री is legally bound to accept because it is a legal tender money. आज की डेट में मनी इन सर्कुलेशन जो है, लाइक पेपर नोट्स एंड कॉइन्स आर द एग्जांपल ऑफ लीगल टेंडर मनी। ये इट हैज टू टाइप्स, वन इज लीगल लिमिटेड लीगल टेंडर, अनदर इज अनलिमिटेड लीगल टेंडर। क्या होता है, अगर आप किसी को 1 लाख रुपीस की पेमेंट कर रहे हो और 1 रुपीस के कॉइन में कर रहे हो, इज ही एबल टू एक्सेप्ट दैट? So you can understand, yes, that person is not able to understand that. Class, I mean, Geetu, कहाँ जा रहे हो भाई? ध्यान से जाना, और बीजल हर जगह हाथ मत लगाना। देख, उसने कोने में हाथ ना घुसेड़ रखा हो। तो जैसा मैंने आपसे कहा, लिमिटेड लीगल टेंडर वो होती है जिसमें इतना आसान नहीं होता, जिसको इतना आसान नहीं होता एक्सेप्ट करना। जैसे मैंने आपसे कहा, सपोज आपको 1 लाख रुपीस का पेमेंट किसी को करना है, क्या वो 1 लाख रुपीस का पेमेंट अगर आप उसे 1 रुपी के कॉइन में करोगे तो वो एक्सेप्ट करेगा क्या? सर्टेनली वो एक लिमिट तक 50 रुपीज, 60 रुपीज, 100 रुपीज, 200, 1000 रुपीज तक कॉइन एक्सेप्ट कर लेगा यार। 1 लाख रुपीज के कॉइन थोड़ी आपसे एक्सेप्ट करेगा। सर्टेनली ही इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट कॉइन्स ऑफ रुपीज 1 लाख फ्रॉम यू। So there is a limit beyond which a person can refuse to accept the currency from you.
उस लिमिट से ज्यादा वो आपसे रिफ्यूज कर सकता है करेंसी को एक्सेप्ट करने के लिए। तो इस तरीके की करेंसी को जिसकी लिमिट से ज्यादा वो एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड नहीं है, उसे लिमिटेड लीगल टेंडर कहते हैं। पर जिस करेंसी को एक पर्सन अनलिमिटेड क्वांटिटी में एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, उसे हम अनलिमिटेड लीगल टेंडर कहते हैं। जैसे पेपर नोट्स, प्रोमिसरी नोट, कोई भी आपसे किसी भी क्वांटिटी में एक्सेप्ट करने के लिए अक्सर रेडी होता है। नेक्स्ट है आपका ऑप्शनल मनी। मैं सीधा बताना चाहूंगा, इसे फिड्यूशरी मनी भी कहते हैं, क्योंकि ये जो होती है, इट इज एक्सेप्टेड एज मनी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेइंग। क्लियर है बेटे बात? पेयर यानी मैं पेयर हूं, मान लीजिए मुझे आपने ट्यूशन फीस पे करनी है, आप पे ही हैं। अगर आप मुझे चेक से पेमेंट करते हैं तो मैं रिफ्यूज कर सकता हूं। इसे ऑप्शनल मनी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको एक्सेप्ट करने के लिए मैं लीगली बाउंड नहीं हूं। ये नॉन लीगल टेंडर मनी भी कहलाती है। चेक एंड बैक ड्राफ्ट आर द एग्जांपल ऑफ दिस। यू आर द पे, आई एम द पेयर। इफ यू आर पेइंग मी अमाउंट इन थ्रू चेक, आई कैन रिफ्यूज यू टू एक्सेप्ट। और क्योंकि मैं आपको रिफ्यूज कर सकता हूं एक्सेप्ट करने से, तो इस तरीके की मनी को मैं क्या बोलता हूं प्यारे बच्चों? फिड्यूशरी मनी या फिर ऑप्शनल मनी। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका बैंक मनी। अच्छा, बैंक मनी आपको दिखेगी, ऐसा लगेगा जैसे ये ऑप्शनल मनी ही है, लेकिन ये है नहीं। क्यों? क्योंकि बैंक मनी का मतलब है वो अमाउंट जो पब्लिक बैंक में जमा कराती है। आपका अकाउंट खुलता है, बैंक पे अमाउंट डिपॉजिट करते हो, तो इसे डिपॉजिटेड मनी कहते हैं बच्चों। ये देखिए लिखा है यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड डिपॉजिट्स मनी। तो ये डिपॉजिट मनी होती है, लेकिन इसको आप फिड्यूशरी मनी या ऑप्शनल मनी नहीं कह सकते। ऑप्शनल मनी इसी डिपॉजिट मनी को बैंक से विड्रॉ करने के लिए यूज की जाती है। मान लीजिए मैंने अपने बैंक अकाउंट में 1000 रुपया जमा कराया, 1000 rupees I just have deposited into my bank account. Now I want to withdraw that. तो वो अमाउंट जो मेरा बैंक अकाउंट में जमा है, दैट इज कॉल्ड डिपॉजिट मनी या बैंक मनी। जब मैं उस अमाउंट को विड्रॉ करूंगा, तो विड्रॉ करने के लिए मैं इसे चेक के थ्रू या बैंक ड्राफ्ट के थ्रू विड्रॉ करूंगा। और जब मैं इसे विड्रॉ करूंगा, तो वो ऑप्शनल मनी के थ्रू इसको विड्रॉ किया जाएगा। तो बेटा यहाँ ये क्लियर समझ लेना, ऑप्शनल मनी और बैंक मनी में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ऑप्शनल मनी यूज की जाती है बैंक मनी को विड्रॉ करने के लिए। इट इज डिमांड डिपॉजिट विच इज कॉल्ड बैंक मनी। चेक, ड्राफ्ट एक्सेट्रा आर नॉट बैंक मनी। जो चेक होते हैं, जो ड्राफ्ट होते हैं, ये बैंक मनी नहीं होते। दीज आर जस्ट द इंस्ट्रूमेंट रिटन अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट। भाई जो भी आपका बैंक पे पैसा है, उनके अगेंस्ट इनको लिखा जाता है, जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा। बच्चों इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, यू मे आस्क थ्रू योर क्लासेस। अभी कुछ अभी के लिए दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।